हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री में 4th क्लास है हमारी, जिसमें हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं बच्चों। सर्कल्स में हमने थ्योरी स्टार्ट कर दी थी, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी की थी, 2 क्वेश्चंस भी किए थे, बढ़िया बढ़िया। आज की क्लास में भी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहले सर्कल्स को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ मैं, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी बनती है, और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अच्छे से लिखने के लिए। जैसे कि आपको पहले मैंने पूरी थ्योरी समझाई थी, ऐसे ही मैं सर्कल्स की अब थ्योरी को कंप्लीट करता हूँ। जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसकी थ्योरी को। तो अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों, सर्कल्स टॉपिक हो और सर्कल्स ना बनाने पड़े ऐसा हो नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 2 सर्कल्स हैं हमारे, पहले ये समझो। देखो 2 सर्कल्स हैं, तो मुझे बताओ इन 2 सर्कल्स में आपको कितने कॉमन टेंजेंट नजर आते हैं। ये ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इन 2 सर्कल्स में हमें कितने कॉमन टेंजेंट्स नजर आते हैं। बिल्कुल देखो 4 कॉमन टेंजेंट्स नजर आते हैं। 2 ऊपर वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 ये ऐसे करके ट्रांसवर्स, जो ऐसे करके गए हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, है ना। ट्रांसवर्स भी छोड़ो, देखो ऊपर नीचे वालों को हम बोलते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, DCT, डायरेक्ट। ठीक है, और जो ये ऐसे करके जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इनको हम इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं। DCT जो डिनोट करता है, मैं ऊपर लिख भी देता हूं ताकि याद रहे आप लोगों को। DCT डिनोट करता है बच्चों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को। DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और IDCT मतलब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट्स हुए यहाँ पे? टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स हुए, है ना। 2 DCT वाले, 2 IDCT वाले। ठीक है जी, यहां पे ये बात समझ में आ रही है सबको। अब इसमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट है, और अगर मैं इसकी रेडियस को R1 लेता हूं, देखो इसकी मैंने ये रेडियस दिखा दी, दिस इज R1, और इसकी रेडियस को बच्चों यदि मैं R2 दिखाता हूं, और दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हो गया C1 C2। C1 C2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। C1 C2 जो है वो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच में। जैसे AB अगर डिस्टेंस है तो A और B पॉइंट दिए हैं तो AB को डिस्टेंस बोल सकते हैं। यहां पे C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, इस केस में जिसमें दोनों सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स गिवन हो, कैन वी से दैट उस केस में दोनों के जो सेंटर्स का डिस्टेंस होगा बच्चों C1 C2, वो दोनों की रेडियस के सम से हमेशा ज्यादा होगा। दोनों की रेडियस के सम से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। दोनों के रेडियस का सम है ये, दोनों की रेडियस के सम से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 से वो ज्यादा होगा, दोनों की रेडियस के सम से वो ज्यादा होगा। आप देख भी पा रहे होंगे दोनों की जो रेडियस का सम बनेगा उससे ज्यादा होगा। और इस केस में जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे टोटल, वो कितने बने थे? 4 कॉमन टेंजेंट बने थे। एक बार दोबारा समझिए, टॉपिक आसान है बच्चों, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इस बात को दोबारा देखिए। आपके सामने दो सर्कल्स थे, दोनों ही नॉन इंटरसेक्टिंग थे। आपने क्या किया? इस छोटे वाले सर्कल को घुमाया, और घुमाने के बाद आपने इसके साथ टच करवा दिया। ये बड़े वाले सर्कल के साथ टच कर गया। ये दूसरे वाले डायग्राम में देखो। अब बताओ कितने कॉमन टेंजेंट है। अब कहेंगे बच्चे कि सर अब तो कितने कॉमन टेंजेंट? अब 3 कॉमन टेंजेंट है। देखो एक तो ये है जो नजर आ रहा है बेटा, और 2 मैं बना देता हूं। एक ये ऊपर से बनेगा ऐसे करके, है ना। एक तो ये बन गया ऊपर से, और एक बच्चों यहां से बनेगा, ये नीचे से, ये वाला। तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट हो गए? बिल्कुल सही बात है, टोटल कितने कॉमन टेंजेंट हो गए? 3 हो गए सर। टोटल इस बार हमारे 3 कॉमन टेंजेंट हो गए। तो इस बार हम कहेंगे, अच्छा कंडीशन क्या बनेगी? इस बार जो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस बनेगा C1 C2, इस बार जो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस बनेगा, ये वाला डिस्टेंस, इस बार दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस कितना आएगा? दोनों की रेडियस के सम के इक्वल आएगा। दोनों की रेडियस के सम के इक्वल आएगा, बिल्कुल सही है। और इस बार कॉमन टेंजेंट्स कितने बनने वाले हैं? 3 कॉमन टेंजेंट्स बनने वाले हैं। देखो दोनों टचिंग सर्कल हैं, टचिंग फ्रॉम आउटसाइड से टच करते हैं। और इस केस में टोटल कॉमन टेंजेंट कितने निकलते हैं? 3 निकलते हैं। फिर से सुनो, आपने छोटे वाले सर्कल को थोड़ा सा और घुमा दिया। जो छोटे वाला सर्कल है बच्चों, उसको आपने थोड़ा सा और घुमा दिया। तो घुमा दिया तो सर ये इंटरसेक्ट कर गए, बिल्कुल सही बात है, ये इंटरसेक्ट कर गए।
इस बार दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर गए, तो बताओ मुझे टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे? बिल्कुल 3 बनेंगे। इस बार 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बनेंगे बेटा, जो ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं इस बार तो 2 ही बनेंगे। और इस केस में कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल सही समझ रहे हो, बच्चे कहते हैं कि सर इस बार कंडीशन होगी जो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस है वो कम होगा। किससे कम होगा? दोनों की रेडियस के सम से। बच्चों इतना तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा, दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के सम से कम होगा। बट जो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब R1 माइनस R2। दोनों देखो, अगर डिस्टेंस जो है C1 C2 इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करता है तभी हम कहेंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल है। और दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? कॉमन टेंजेंट 2 बनेंगे। देखो 2 ही बन रहे हैं, 2 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। एक बार फिर से देखिए, अगर ऐसा हो कि इस छोटा वाला सर्कल आप और घुमा दिया, आपने घुमा दिया और इस बार वो है अंदर से ऐसे करके टच कर गया। इस बार भी टचिंग है लेकिन अंदर से टच किया है। इस बार टचिंग है लेकिन कहां से टच किया है? इस बार अंदर से टच किया है। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? एक ही बनेगा सर। कौन सा? ये वाला जो दिखाया हुआ है। और इस बार कंडीशन हमारी क्या बननी चाहिए सर? इस बार हमारी कंडीशन बननी चाहिए दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है C1 C2, जो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये किसकी कंडीशन है? ये 2 टचिंग सर्कल्स की कंडीशन है। टच कहां से करते हैं? अंदर से करते हैं। कहां से करते हैं? इनसाइड से टच करते हैं बच्चों। अच्छा, अब चलते आपने क्या किया? जो छोटे वाला सर्कल था वो पूरा कंप्लीट ओवरलैप कर गया बड़े वाले सर्कल के साथ और टच भी नहीं कर रहा है। इस बार कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? इस बार तो कोई भी कॉमन टेंजेंट बनेगा ही नहीं सर, है ना। देयर इज 0 कॉमन टेंजेंट। और कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो कम होगा दोनों की रेडियस के डिफरेंस से, वो कम होगा दोनों की रेडियस के डिफरेंस से। एंड देयर वुड बी 0 कॉमन टेंजेंट। नाउ कोई भी कॉमन टेंजेंट बनने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज 0 कॉमन टेंजेंट। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं, चीजें आसान है, आपको दोबारा समझा देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। बच्चों हमने कहां से स्टार्ट किए थे? 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स से जो कहीं भी टच नहीं करते थे और नॉन इंटरसेक्टिंग थे। कितने कॉमन टेंजेंट थे? 4। फिर हमने छोटे वाले सर्कल को थोड़ा सा घुमाया, टच करवाया, तो कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद थोड़ा सा और घुमाया, इंटरसेक्ट कर गए, तो कितने हुए? 2 कॉमन टेंजेंट। फिर हमने और थोड़ा सा घुमा दिया, अंदर से टच कर गया, कॉमन टेंजेंट कितने? 1 ही है सर। फिर हमने उसको ओवरलैप ही करवा दिया, इस बार कॉमन टेंजेंट कितने? 0। तो देयर इज 0 कॉमन टेंजेंट। याद रहेंगे 5 केसेस। अच्छा, इस पे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमसे डायरेक्ट कॉमन, जो पहले वाला केस किया था हमने ये वाला बच्चों, इसमें हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ पूछ ली जाती है कई बार। तो मैं आपको निकलवा देता हूं, डिराइव करवा देता हूं ताकि आपको याद भी रहे और फिर डेरिवेशंस भी बता दूं, मतलब मैं आपको बता दूंगा आपको याद क्या रखना है। देखो ये वाला डायग्राम दोबारा बना लीजिए। 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस C1 C2 है, ये हमें गिवन है। इसकी रेडियस R1 है, हमें पता है टेंजेंट के साथ जहां टच करता है वहां 90 डिग्री बनता है। इसकी रेडियस R2 ले लेते हैं, हमें पता है टेंजेंट के साथ जहां टच करता है वहां पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है जी, इतनी बात। और ये AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, इसकी लेंथ है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये। ठीक है, AB। अब हमें AB की लेंथ निकालनी है, हमें गिवन क्या क्या? हमें दोनों की रेडियस पता है और दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस पता है। ऐसे मान के चलो हमें दोनों की रेडियस पता है और दोनों के सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस पता है बच्चों। हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो उसको निकालने का तरीका बताता हूं। आप क्या करो, C2 पॉइंट से एक लाइन डालो पैरेलल टू AB, एक लाइन ऐसे करके डाल दो विच इज पैरेलल टू AB। ये डाल दी, ये लाइन हमने पैरेलल टू AB डाली है। जो ये वाली लाइन है ये पैरेलल टू AB है, AB ये वाली है। AB की कितनी लेंथ है? DCT। तो कहना इसे, अगर ये लाइन मैंने पैरेलल डाली है तो ये 90 हो जाएगा। और अगर इसकी लेंथ DCT है बच्चों तो इसकी भी लेंथ DCT होगी, इसकी भी लेंथ उतनी होगी जितनी AB की लेंथ है। AB की लेंथ DCT है तो इसकी भी DCT होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमने पैरेलल डाली है। ऐसे सोचो, ये C नाम दे देता हूं। हमने क्या किया है, C2 एक लाइन डाली है पैरेलल टू AB। अगर ये पैरेलल टू AB है तो AB के इक्वल आ जाएगी। अब ये सोचो, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो एक रेक्टेंगल की तरह बन गया। ये जो ABC2C है, ABC2C है, वो एक रेक्टेंगल की तरह बन गया। तो ये R2 है तो ये इतनी लेंथ R2 हो जाएगी। बोलो सही है।
ये इतनी लेंथ हमारी R2 हो जाएगी, ये पूरी R1 है बच्चों, ये कंप्लीट इतनी R1 है, तो बची हुई कितनी होगी, ये R1 है ये R2 है, तो बची हुई लेंथ होगी हमारी R1 माइनस R2, ये वाली लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2, ये वाली लेंथ, बोलिए सही है, ये वाली लेंथ R1 माइनस R2 हो गई। ये DCT है, हमें C1 C2 भी पता है, इस वाले ट्रायंगल को नीचे वाले, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, अब ये बात एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो ये R2 है तो ये R2 हो जाएगी, R1 कंप्लीट है तो बची हुई कितनी हो गई R1 माइनस R2। तो मैं नीचे वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कौन से ट्रायंगल C1C2, ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, C1C2, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसमें मैं बोल सकता हूं 90 के सामने C1C2 स्क्वायर है, तो क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, इज इक्वल टू C1C2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू C1C2 का स्क्वायर, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। और यहां से हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाती है यहां से, याद रखिए कितनी, अंडर रूट ऑफ C1C2 का होल स्क्वायर, C1C2 का होल स्क्वायर, C1C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये DCT निकालने का फॉर्मूला है, ये वाला। ऐसे ही हम IDCT निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, वो डायरेक्ट लिख देता हूं। इनडायरेक्ट कौन से वाला, ये वाला बच्चों, ये दिख रहा है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, वो डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ही डिराइव हो जाता है, बट जरूरत नहीं है हमें, तो ये डायरेक्ट याद रखना है। ये पहले वाला DCT का फॉर्मूला है, ये गिवन होगा हमें सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और ये R1 R2 गिवन होंगे। ऐसे ही IDCT निकालने का फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ, ये C1C2 ही आएगा, C1C2 का स्क्वायर, यहां पे माइनस ही आएगा, बस यहां पे R1 माइनस R2 की जगह क्या आ जाता है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर आ जाता है। तो कोई हमसे अगर IDCT पूछे, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो नीचे वाला लगा दो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो ऊपर वाला लगा दो, बस इतनी सी बात है। ये पूछे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, IDCT पूछे तो नीचे वाला हो जाएगा। ये लगाइए और आंसर निकालिए, बहुत आसानी से आंसर आएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूं अभी, थोड़ी सी थ्योरी और बच्चों, थोड़ी सी बातें और हल्की सी। तो यहां तक बच्चों को समझ में आया, आई होप सो इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए और सुनिए, एक होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, बात कर रहे हैं हम सर्कल्स की, और सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती है, आप बोल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती है ऑल फोर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर चारों वर्टेक्स जो क्वाड्रिलेटरल के हैं, ऑल फोर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लाइज ऑन सर्कल, वो चारों कहाँ लाई करते हैं बच्चों, सर्कल पे लाई करते हैं। यदि चारों वर्टेक्स किसी क्वाड्रिलेटरल के किसी सर्कल पे लाई करें तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हमेशा सर हमेशा। अब क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ा ही था, बात कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, जो हम लगाएं तो सवाल जल्दी हो जाते हैं बच्चों, पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स जो है वो कहाँ लाई करते हैं, इसके चारों वर्टेक्स सर सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये वाली लेंथ A ले लेते हैं, ये B है हमारी, ये C है और ये D है हमारी, बताइए ठीक है इतना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है सर, 180 डिग्री, याद रहेगा। अपोजिट वर्टेक्स का सम हमेशा, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कौन से एंगल, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा कौन सा बच्चे, दूसरा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं, यदि मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं, यहां से भी मिला दिया और ये यहां से भी मिला दिया, मान लो इसके डायगोनल्स D1 D2 हैं, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, ध्यान से सुनो। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ, किसका सम सर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स विच इज A इंटू C प्लस B इंटू D, सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। किसमें होता है सर? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। किसमें होता है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। कहाँ यूज होगा? अगर इसकी चारों साइड गिवन हो, एक डायगोनल गिवन हो, तो क्या दूसरा डायगोनल निकाला जा सकता है? किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निकाला जा सकता है सर। तो अगर चारों साइड गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, दूसरा निकालना हो, तो वी कैन अप्लाई दिस और हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा? हमारे पास दूसरा डायगोनल भी आ जाएगा। बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं सबको? थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूं इसकी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए इसमें तीसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी है, पहले तो ये बताइए पेरीमीटर कितना होता है? तो पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स कितना हो गया बच्चों? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज द पेरीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं सेमी पेरीमीटर की तो वो p/2 हो जाएगा, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो याद रखिएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। क्या सर? ये फॉर्मूला बच्चों तभी लगेगा जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। हमेशा नहीं लगेगा सर, हमेशा नहीं लगेगा बेटा, ये तभी लगेगा जब क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक हो। तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। एस नहीं आएगा साथ में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, इसका अंडर रूट। और सुनो, ये हो गई पहली बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। इस बार एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी डी एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, साइक्लिक नहीं है, बस एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस या कोई भी ना हो, ट्रेपीजियम या ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल है। इस बार इसके बाहर सर्कल नहीं है, बाहर सर्कल होता तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता। इस बार इसके अंदर सर्कल दिया हुआ है, तो ये दूसरा केस है, ये अलग केस है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ चुके हैं पहले, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है। ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे देते हैं, इसकी साइड ले लेते हैं ए बी सी डी, ये पूरी सी है और ये पूरी डी है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पूरा सर्कल बना हुआ है जो चारों साइड्स को टच करता है। तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी निकलती है। सर्कल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, आप लोगों को याद होगा कि मुझे बताओ कैन आई से ए पॉइंट से, ये दोनों ही टेंजेंट है, ये दोनों ही टेंजेंट है, तो एक कॉमन पॉइंट से, एक पॉइंट से जब भी आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ क्या होती है? उनकी लेंथ बराबर होती है। तो बच्चों ये अगर पी है तो क्या मैं बोल सकता हूं इतना पी होगा, इतना पोर्शन अगर ये पी है तो ये पी होगा। ऐसे ही अगर बी पॉइंट से देखूं मैं तो ये अगर क्यू है इतना पोर्शन, तो कहना इसे ये क्यू होगा, बिल्कुल होगा सर। ऐसे ही अगर सी पॉइंट से देखूं, इस वाले पॉइंट से बच्चों, तो ये आर है तो कहना इसे इतना ये आर होगा, क्योंकि एक पॉइंट से जो टेंजेंट डालते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ऐसे ही अगर डी पॉइंट से देखूं तो अगर ये एस है, ये इतना एस ले लिया हमने, तो ये एस होगा। अब आप मुझे बताओ इसमें ध्यान से देख के, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए ले ली थी हमने कंप्लीट और ये हमने सी ले ली थी, तो ए प्लस सी का सम कितना बनेगा? देखिए एक बार बताइए, ए प्लस सी बनेगा हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। बोलो सही बोल रहा हूं? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ B प्लस डी की वैल्यू क्या बनेगी? B ये है हमारा और D हमारा ये है, तो B प्लस डी का वैल्यू बच्चों क्या बनेगा? तो बच्चे कहेंगे सर B प्लस डी जो बनेगा, B प्लस डी जो बनेगा वो भी P एस क्यू आर, देखो चारों ही हैं P एस क्यू आर, तो वो भी तो बच्चों जब चारों को ऐड करोगे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बनेगा। तो क्या यहां से एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोल सकता हूं? क्या इंपॉर्टेंट बात सर? इंपॉर्टेंट बात ये बोल सकता हूं बेटा कि A प्लस सी इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा? B प्लस डी, मतलब कि अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा। सर कब होगा अपोजिट साइड्स का सम इक्वल? बच्चों A प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस डी ऐसा तब होगा जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई एक सर्कल गिवन हो जो चारों साइड्स को टच करता हो। जब भी ऐसा होगा, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक टचिंग सर्कल हो जो चारों साइड्स को टच करे, तो
वैसे वैसे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। वैसे वैसे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का सम हमेशा क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। हमेशा होता है सर, हमेशा। देखो ये पहला केस लिया था, अब ध्यान से सुनना। ये पहले वाला केस लिया था जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, सर्कल बाहर था। ये एक दूसरा केस लिया था जिसमें क्वाड्रिलेटरल लिया था, सर्कल अंदर था। एक ये तीसरा केस है बच्चों, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब सर, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है जिसके बाहर सर्कल बनेगा, जो मैंने नहीं दिखाया हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पहला हो गया। और दूसरा इसके अंदर सर्कल भी है। आप समझ रहे हैं बात? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर आपको कैसे पता ये साइक्लिक है? ये गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। इसमें मैंने सर्कल दिखाया नहीं, बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें दूसरा भी केस है, क्योंकि ये कॉम्बो है, ये पहले और दूसरे का कॉम्बो है। तो हमने कहा एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर भी सर्कल बना हुआ है, उस केस को समझाइए सर। तो उस केस को समझा रहा हूं बच्चों, उस केस को समझा रहा हूं आपको। अब ध्यान से सुनो, ये पहला और दूसरा दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत मजेदार चीज है। तो ध्यान से सुनिए। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर होगा A + B + C + D। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर P/2 विच इज इक्वल टू A + B + C + D डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो ये वाली चीज भी तो होल्ड होगी जो हमने पहले वाले केस में की थी। मतलब A + C = A + C = B + D तो है ही है, क्योंकि अंदर सर्कल बन रहा है, तो अपोजिट साइड्स का सम बराबर है। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर A + C बच्चों B + D के बराबर है, तो इसको अगर मैं B + D से रिप्लेस कर दूं, A + C को B + D से रिप्लेस कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये यहां लिखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? कहना इसे ट्वाइस ऑफ B + D बन जाएगा। B + D 2 बार आ जाएगा, A + C को भी B + D लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये B + D आ जाएगा। और B + D तो किसके इक्वल है? A + C के। तो हम इसको A + C भी लिख सकते हैं। बताइए किसको लिख सकते हैं? एक बार ये बात दोबारा सुन लो। सेमी पेरीमीटर होता है P/2, तो A + B + C + D/2। तो A + C को अगर मैं B + D लिख दूं बेटा, तो ट्वाइस ऑफ B + D ऊपर बन गया, डिवाइड बाय 2। तो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर B/2 B + D आ जाएगा। और अगर A + C B + D को A + C से रिप्लेस कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ A + C डिवाइड बाय 2, तो A + C भी आ जाएगा। या B + D तो A + C के बराबर है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सेमी पेरीमीटर को आप B + D भी बोल सकते हो, A + C भी बोल सकते हो। सिंपल बात याद रखना, सेमी पेरीमीटर जो होता है वो B + D भी हो सकता है, A + D भी हो सकता है। ठीक है। और एक लास्ट बात करता हूं, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला था? बच्चे कहते हैं सर एरिया का फॉर्मूला था √, एरिया का फॉर्मूला किया था हमने, क्या फॉर्मूला किया था एरिया का? एरिया का फॉर्मूला किया था हमने √, यस, √, किसका √? S - A, S - B, S - C एंड S - D, यही फॉर्मूला किया था हमने। अब इसमें बताओ S किसके इक्वल है? देखो S हमने अभी अभी निकाला है। S जो है, अगर A + C भी हो सकता है, B + D भी हो सकता है, दोनों S हैं, दोनों ही सेमी पेरीमीटर हैं। तो अगर S को A + C रखता हूं मैं यहां पे, तो ये हो जाएगा A + C - A। एक बार दोबारा सर, यहां पे B + D रख दो, क्योंकि ये भी S है हमारा, तो ये हो जाएगा B + D - B। और यहां पे बच्चों A + C रख दो, तो A + C - C। और यहां पे आप रख दीजिए कितना, लास्ट वाले में रख दीजिए कितना, B + D ले लीजिए S को। तो B + D अगर हम S को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा B + D - D। बोलिए ठीक है इतना? तो यहां से देखो, A से A कैंसिल आउट हो गया, B से B कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, और D से D कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली बचेगा √A × B × C × D। सर ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बच्चों एरिया निकालने का। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये √A × B × C × D, ABCD क्या है सर? ABCD साइड्स हैं बच्चों। किसकी साइड है सर? क्वाड्रिलेटरल के। कौन से क्वाड्रिलेटरल के सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। लेकिन कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसके अंदर भी सर्कल बनता हो। सर बहुत ज़्यादा बातें बता दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात दोबारा सुनो। एक सिंपल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जो सबसे पहला किया था हमने, वो वाला फॉर्मूला लगा देना। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सर्कल भी बनता हुआ नजर आए, अब दिया हुआ हो, गिवन हो, तो बच्चों √A × B × C × D लगा देना।
तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं सबको? आई एम श्योर ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ बच्चों, ज़्यादा नहीं लूँगा, एक सवाल ले लेता हूँ ताकि ये थ्योरी को रिलेट कर सको। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ज़्यादातर एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा लेने वाला हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल्स से ही मैं इन सब बातों को बताऊँगा। एक एग्जाम्पल जो मुझे अभी लेना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ये बातें समझाता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं मिलके। राइट डाउन। एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है और बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है, कैट का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन ये है कि PQRS इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है? डायग्राम भी गिवन है, मैं बना दूंगा। PQRS इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम गिवन है हमें PQRS। इसके अलावा PS का वैल्यू है, मैं अभी आपको पहले डायग्राम बना देता हूं, एक बार मैं दिखा देता हूं। डायग्राम ये गिवन है हमें, PQRS इज अ ट्रेपीजियम लाइक दिस इज अ PQRS ट्रेपीजियम, ठीक है? ये एक ट्रेपीजियम है जो हमें गिवन है, PQRS इज अ ट्रेपीजियम। और इसके अलावा बच्चों ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो चारों साइड्स को टच करता है। ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो चारों साइड्स को टच करता है। ये बात आप रिलेट कर पाएंगे अभी? बोलिए, ठीक है? और हमें इसके अलावा क्या, देखो PQRS इज अ ट्रेपीजियम वो मैंने बना दिया। और क्या गिवन है हमें? ये गिवन है कि PS का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, PS का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, QR का वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। बोलिए, ठीक है? और जो अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल गिवन है हमें, इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा हुआ है, आपसे सवाल पूछा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहां पे देखो, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप सवाल बाद में करवाते हो, थ्योरी पहले सारी लिखवा देते हो। बच्चों, उसका कारण ये होता है कि अब देखो, अगर मैं ये सवाल ना तो मैं ट्रेपीजियम में ले पाता क्योंकि सर्कल का नहीं बताया था कुछ भी, ना ही मैं अकेले सर्कल में ले सकता था, क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेपीजियम का अगर नहीं बताया होता तो मैं अकेले सर्कल में नहीं ले सकता। तो बच्चों, सवाल ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जहाँ पे 2 से 3 चीज़ें लग जाती हैं और ऐसी लग जाती हैं, अब क्वाड्रिलेटरल भी चाहिए हमें, इसमें सर्कल भी चाहिए। तो आप मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे। इसी वजह से मैं पहले थ्योरी को अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो जाता है, मेरे लिए भी आसान हो जाता है समझाना। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये सवाल करवाए नहीं जाते क्लास में, है ना? ये करवाएंगे कैसे? कोई फैकल्टी करवाएगा कैसे? क्योंकि ना तो वो ट्रेपीजियम में पढ़ा सकता, ना ही वो सर्कल में पढ़ा सकता। ये कब पढ़ा सकता है कोई? तभी पढ़ा सकता है जब दोनों टॉपिक्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ा दी गई हो, क्योंकि फिर उसके बाद वो बच्चे रिलेट कर पाते हैं। बट इतना टाइम उसके बाद होता नहीं है, क्योंकि टॉपिक एक बार खत्म हो जाए तो ये सवाल कभी ना कभी बाद में रिवीजन में लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बच्चे कहते हैं सर हमें तो टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं होते, क्योंकि आपको ये समझाने ही चाहिए थे तब जब आप थ्योरी समझा रहे थे, और वहाँ पे तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी करवा नहीं पाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि पहले थ्योरी अच्छे से हो जाए तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन में रिलेट करवा पाऊँ। देखो, सीधा भी हो, डायरेक्ट हो तो भी हो जाएगा, और अगर 2-3 कॉन्सेप्ट से मिलकर भी बना है तो भी क्वेश्चन हो जाए। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस। चलिए बच्चों, सवाल करते हैं ये वाला। तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं और लेट्स सी कि कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। अब आप मुझे बताओ गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। PS का वैल्यू 12 गिवन है, ये PS का वैल्यू 20 गिवन है, और QR का वैल्यू 22 गिवन है। ये गिवन है हमें। PQRS ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इसकी रेडियस 10 है बच्चों, जो अंदर सर्कल है, ठीक है सर? अगर रेडियस 10 है तो आप मुझे ये बताओ, ये इधर से हम अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये रेडियस होगी 10, लेकिन कहना ही से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एक टेंजेंट बनेगा। ऐसे ही इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये भी एक 90 डिग्री बनेगा, तो कैन वी से ये भी 10 हो जाएगा और ये पूरी लाइन 20 हो जाएगी। बच्चे पूछते हैं कि सर ये 20 स्ट्रेट लाइन कैसे, आपको कैसे पता लगा? तो बच्चों, अगर ये दोनों 90-90 बन रहे हैं तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, क्योंकि 90-90 तो तभी बन सकते हैं जब ये स्ट्रेट लाइन हो, अदरवाइज 90-90 थोड़ी ना बनते दोनों एंगल्स, ठीक है? क्योंकि अगर PQ पैरेलल टू RS, देखो PQRS ट्रेपीजियम है, दोबारा सुनो, और PQ पैरेलल टू RS है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम दो पैरेलल लाइंस के केस में 180 होता है। तो 100% ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी कंप्लीट हाइट जो है वो कितनी हो गई है? वो 20 हो गई है हाइट।
अब मैंने आपको अभी लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक यहाँ पे पढ़ाया था बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था, याद होगा, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक अंदर सर्कल बनता है तो अपोजिट साइड्स का सम हमेशा बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस केस में ये बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू प्लस एस आर का सम होगा, जो पैरेलल लाइंस का सम होगा, वो उतना ही होगा जो नॉन पैरेलल लाइंस का सम है, मतलब अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है और क्वाड्रिलेटरल ही तो है ये भी। तो कैन वी से दैट पी क्यू प्लस एस आर इस केस में हमारे पास हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, मतलब 20 प्लस 22। कैन वी से 42 अगर इन दोनों का सम है तो इन दोनों का सम भी 42 होगा। मतलब कौन सी साइड कितनी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जो दो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का सम भी 42 होगा। इससे ये समझ में आ गया कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का भी सम सर 42 होगा, ये निकाल लिया हमने। अब मुझे बताओ, ट्रेपीजियम में एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है हमें। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर हाफ इंटू, हाँ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बिल्कुल सही समझ रहे हो, लिख देता हूं मैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज पी क्यू प्लस एस आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब हाइट, उन दोनों के बीच में जो हाइट बनती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो हाफ इंटू, अभी हमें पी क्यू और एस आर की वैल्यू पता नहीं है इंडिविजुअल, लेकिन हमें जाननी भी नहीं है, दोनों का सम चाहिए। दोनों का सम है बच्चों 42 और बीच की हाइट है 20, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। तो आंसर आना चाहिए 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का सही आंसर है, यही सवाल का राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने थ्योरी जानी बच्चों, ये एक सवाल लिया। सवाल अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लेने वाला हूँ, सवालों में कोई कंजूसी नहीं होगी। अगले वीडियो में और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, मैं कोशिश करता हूँ इतना ही रखूँ कि बच्चे अच्छे से ग्रैब कर सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।